हेलो स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा इसके पहले का जो वीडियो था वह लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियाँ परंपरागत दृष्टिकोण पर था। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को परंपरागत दृष्टिकोण से अवगत कराया था। आज का विषय है आधुनिक दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के आधुनिक दृष्टिकोण, लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां, आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण जैसा कि हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम विभिन्न पद्धतियों को अपनाते हैं। विभिन्न पद्धतियों को अपनाकर ही हम अपने विषय को या अध्ययन को या अनुसंधान को पूर्ण बनाते हैं। पद्धतियों के द्वारा ही अपने अनुसंधान में हम निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो परंपरावादी जो पद्धतियां थीं उसमें ऐतिहासिक पद्धति, वैधानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, विषय वस्तु उपागम, ये सारी पद्धतियां थी। आधुनिक दृष्टिकोण में विभिन्न पद्धतियां हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में विभिन्न पद्धतियां हैं। जैसे आज हम आपको बताएंगे व्यवहारवादी उपागम से या व्यवहारवादी उपागम। लोक प्रशासन में व्यवहारवादी उपागम का भी प्रयोग होता है और संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संगठनात्मक दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोण हैं, विभिन्न उपागम हैं, विभिन्न पद्धतियां हैं लोक प्रशासन में, जिसका प्रयोग हम अपने अध्ययन के क्षेत्र में करते हैं। लोक प्रशासन में व्यवहारवादी उपागम का प्रयोग 1930 और 40 के मध्य दशक में हुआ था। 1930 और 1940 के दशक में हुआ था। व्यवहारवादी पद्धति की उपयोगिता क्यों हुई? क्योंकि परंपरावादी पद्धतियों की उपयोगिता समाप्त हो गई थी। जो परंपरावादी पद्धतियां थी उसमें मूल्य और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। मूल्य और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, मूल्यों पर अधिक महत्व दिया जाता था। जो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में संरचनाएं होती थी उन संरचनाओं को महत्व दिया जाता था। तो मूल्य और तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाता था। तो वह दर्शन से प्रेरित हो गया था। वह जो हमारा विषय क्षेत्र था, विषय जो था, अनुसंधान जो था, परंपरावादी पद्धति के अंतर्गत वह मूल्यों से प्रेरित हो गया था। वह उसमें हम निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे, सामान्यीकरण नहीं कर सकते थे, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। जितने भी विद्वान थे उतनी विचारधाराएं थी, हम किसी एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकते थे। तो 1930 और 40 के दशक के पश्चात परंपरावादी पद्धति की उपयोगिता समाप्त होने लगी थी और उसकी जगह नई नई पद्धतियां आने लगी थी। उसमें से एक व्यवहारवादी पद्धति भी है, व्यवहारवादी उपागम भी है। और इसीलिए हर्बर्ट ए शाइमन ने लोक प्रशासन को लोकोक्तियों का नाम दिया, प्रोवर्ब ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोवर्ब ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवर्ब्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने प्रोवर्ब्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी और इसमें कहा उन्होंने कि परंपरावादी पद्धति वर्णनात्मक दृष्टि से तो बहुत उपयोगी है, बहुत आवश्यक है, लेकिन इतने उपयोगी और इतना आवश्यक होते हुए भी परंपरावादी पद्धति पर्याप्त नहीं है। हम केवल परंपरावादी पद्धति को अपनाकर अपने विषय को पूर्ण और प्रासंगिक नहीं बना सकते। लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम का प्रयोग करने वालों में ब्लाउ, मर्टन, शाइमन, वीडनर, सायर्स और स्टोक्स
और रिक्स हैं। स्टोक्स और रिग्स है। ये सारे विद्वानों ने, इन सभी विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम को अपनाया। अपने अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम को अपनाया, क्योंकि इनको लगा कि हम व्यवहारवादी उपागम के जरिए, व्यवहारवादी पद्धति के जरिए ही हम अपने शोध को पूर्ण और प्रासंगिक बना सकते हैं। व्यवहारवादी पद्धति के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि मानवीय स्वरूप कैसा होना चाहिए, मानवीय स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसमें मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी पद्धतियों में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, गतिविधि का अध्ययन किया जाता है, मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी पद्धति के अंतर्गत इस बात में विचार होता है कि मानवीय व्यवहार का स्वरूप कैसा है और सरकार में और संगठन में विभिन्न जो गतिविधियां उसकी होती हैं वह गतिविधियां क्या प्रभाव डालती हैं। गतिविधियां जो मनुष्य की गतिविधियां होती हैं वह गतिविधियां संगठन में क्या प्रभाव डालती हैं। संगठन की विभिन्न संरचनाएं होती हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और विभिन्न संगठन की संरचनाएं छोटी बड़ी होती हैं। इनमें चूंकि व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होता है और ये जो समाज विज्ञान है यह व्यक्ति केंद्रित है। समाज विज्ञान व्यक्ति केंद्रित है। हम व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। केवल संगठन का अध्ययन करके हम कोई निश्चित सामान्य निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं, न तो निश्चित परिणाम पर ही जा सकते हैं, निश्चित परिणाम को ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में व्यवहारवादी उपागम इस बात पर बल देता है कि हमें केवल मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जो विभिन्न समस्याएं हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, जो विभिन्न संस्थाओं पर व्यक्ति क्या प्रभाव डालते हैं, विभिन्न संस्थाओं पर व्यक्ति क्या प्रभाव डालते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य कहता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। मनुष्य की गतिविधियां हमेशा बदलती रहती हैं, मनुष्य की गतिविधियां हमेशा बदलती रहती हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। कभी वह अच्छा व्यवहार करता है, कभी बुरा व्यवहार करता है। यानी कि मनुष्य की जो व्यवहार होते हैं वह परिवर्तनशील होते हैं। जैसे समाज परिवर्तित होता है, देश का पर्यावरण, एटमॉस्फेयर परिवर्तित होता है, वैसे वैसे मनुष्य के स्वभाव, उसके आदत, उसके मनोभाव, उसके संवेगों में परिवर्तन होता रहता है। तो मनुष्य जो है एक परिवर्तनशील प्राणी है। और ये जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। वह विभिन्न संस्थाओं को प्रभावित करता है अपने शैली से, अपने कार्यों से। यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, उसका नेतृत्व तो अच्छा है, तो प्रशासन कुशल होगा। यदि व्यक्ति का नेतृत्व तो अच्छा नहीं है, वह अयोग्य है, तो प्रशासन क्या होता है, वह उसके अनेक दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। तो इस तरह से डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल और कैटलीन, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल, कैटलीन व्यवहारवादी पद्धति का लोक प्रशासन के क्षेत्र में विस्तार से वर्णन किया है। इसमें इन्होंने कहा है कि पहला, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल और कैटलीन यह कहते हैं कि जो विभिन्न प्रशासनिक संरचनाएं होती हैं, प्रशासनिक संगठन होता है, उसके व्यवहार के गतिविधियों के साथ, व्यवहारिक गतिविधियों के साथ साथ हमें मनोवैज्ञानिक पद्धति से उसका अध्ययन करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक पद्धति से हमें अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? प्रशासनिक संरचनाओं का, प्रशासनिक संगठन का, जो प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं और उसमें जो मानवीय गतिविधियां होती हैं उसका हमें मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, कि जो अध्ययन की पद्धति होती है, यानी कि जो हमारी अध्ययन की इकाई होती है वह बहुत बड़ी न हो, अध्ययन की इकाई क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। यानी कि यह लघु अनुसंधान पर महत्व देते हैं, लघु अनुसंधान पर महत्व देते हैं। इनका यह कहना है कि हमारी जो विषय वस्तु होगी, जो हमारा विषय होगा, अनुसंधान का विषय होगा, वह यदि विशाल होगा तो हम उस पर निश्चित निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा अध्ययन
जितना ही छोटा होता है उतना ही जल्दी हमारा अनुसंधान पूरा हो जाता है और उतने ही निश्चित नियम और निष्कर्ष और सामान्यीकरण हम दे सकते हैं। इस तरह से इन्होंने, डेविड स्टन, रॉबर्ट डाल और कैटलिन ने विस्तार से इसका वर्णन किया है कि प्रशासनिक संगठनों का हमें अध्ययन किया जाना चाहिए, उसमें मानवीय गतिविधियां जो होती हैं उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए, उनके व्यवहारों को देखना चाहिए, वह प्रशासन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, और विभिन्न जो हमारे अध्ययन की इकाई होनी चाहिए वह छोटी होनी चाहिए, लघु होना चाहिए, और यह लघु अध्ययन पर बल देते हैं, यह लघु अध्ययन पर बल देते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि अध्ययन का क्षेत्र जितना विशाल होगा उतना ही हमारा क्षेत्र व्यापक होता जाएगा और हम निश्चित नियम और निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमारा अनुसंधान जो होगा वह अपूर्ण हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, यह सारे व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के समर्थक हैं, वैज्ञानिकता के समर्थक हैं। यह कहते हैं कि हमें अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस तरह से विज्ञान में हम तथ्य संग्रह करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, सत्यापन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं और उसके बाद निश्चित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो जितनी भी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं वह सारी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। जैसे कि हर्बर्ट साइमन कहते हैं, हर्बर्ट ए साइमन कहते हैं कि हमें चाहिए के स्थान पर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, है होना चाहिए, चाहिए के स्थान पे। परंपरावादी पद्धति में चाहिए पर अधिक बल दिया जाता था कि प्रशासन कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसा होना चाहिए, और विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनको कैसा होना चाहिए, आपस में विभिन्न संस्थाओं का जो संबंध है उन संबंध कैसा होना चाहिए। लेकिन व्यवहारवादी पद्धति के अंतर्गत चाहिए पर बल नहीं दिया जाता है, क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है पर बल दिया जाता है, और जो है उसी को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी को महत्वपूर्ण मानकर हमें अपना अनुसंधान करना चाहिए। तो इस तरह से व्यवहारवादी पद्धति वैज्ञानिकता का समर्थक है, यह सभी प्रकार के वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर अपने विषय को पूर्ण और प्रासंगिक और 100% सही बनाना चाहता है। चौथा पॉइंट है अनुशासनात्मक। व्यवहारवादी विचारक अपने अध्ययन में अनुशासनात्मक को महत्व देते हैं। इनका यह कहना है कि हमें केवल राजनीति का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, केवल लोक प्रशासन का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि लोक प्रशासन में अनेक विषयों को संबद्ध किया जाना चाहिए, जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, मनोविज्ञान है, नीति शास्त्र है, समाज विज्ञान है। इन सभी विषयों को मिलाकर हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सामग्री विभिन्न विषयों से प्राप्त करते हैं। केवल लोक प्रशासन अपनी सामग्री इतिहास से भी प्राप्त करता है, राजनीति से भी प्राप्त करता है, भूगोल से भी प्राप्त करता है, समाजशास्त्र से भी प्राप्त करता है, नीति शास्त्र से प्राप्त करता है, अर्थशास्त्र से प्राप्त करता है, विभिन्न विषयों से यह अपनी सामग्री प्राप्त करता है। तो इस तरह से यह अंतर विषयक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। व्यवहारवादी किसके समर्थक हैं? अंतर विषयक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। यह अंतर विषयक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इनका कहना है कि हमें केवल लोक प्रशासन का अध्ययन करते समय हमें हर विषयों का सहारा लेना चाहिए, पांचवा पॉइंट है, इनकी जो पद्धति होती है वह अनुभव मूलक पद्धति पर यह बल देते हैं। यह कहते हैं कि हमें पहले समस्याओं का विश्लेषण करना चाहिए, समस्याओं का जानना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए, विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए, और हमें विभिन्न समस्याओं से जो एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है, उनसे अनुभव प्राप्त करना चाहिए। जैसे किसी विषय पर अध्ययन करना होता है तो हम सबसे पहले उस विषय का पर्यवेक्षण करते हैं। जो व्यवहारवादी पद्धति की तकनीकी है, व्यवहारवादी पद्धति की तकनीक क्या है? पर्यवेक्षण है, साक्षात्कार है, सर्वेक्षण है। इसकी तकनीकी क्या है? इसकी तकनीकी जो है वह पर्यवेक्षण है, साक्षात्कार है और केस अध्ययन है। इसके साथ साथ है इसमें निरीक्षण है। हम वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण
सांख्यिकी, सांख्यिकी, ये सारी इसकी तकनीकियां हैं। व्यवहारवाद की ये तकनीकी है, तकनीकियां हैं, व्यवहारवाद की ये तकनीकियां हैं। हम किसी विषय का अध्ययन जब करने जाते हैं तो उसमें विभिन्न पद्धतियों को अपनाते हैं, विभिन्न चरण को अपनाते हैं, हम पर्यवेक्षण करते हैं, और जो जनता जो हम पब्लिक के बीच जाते हैं तो उनसे साक्षात्कार करते हैं, क्वेश्चनियर बनाते हैं, लोगों से पूछते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं, और एक जनमत को लेते हैं, जनमत को लेते हैं। उस जनमत को लेकर हम अपना रिसर्च करते हैं कि जनता सरकार से या प्रशासन से कहाँ तक खुश है, कहाँ तक प्रसन्न है, कहाँ तक विधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है, और उस विधियों से कितनी जनता को कितना लाभ है। तो इस विषय पर हम अगर रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो हम क्या करेंगे, साक्षात्कार प्रणाली का उपयोग करेंगे। हम लोगों से साक्षात्कार लेंगे, लोगों के विचारों को जानेंगे, पब्लिक ओपिनियन को जानेंगे, और उस साक्षात्कार प्रणाली के द्वारा हम निश्चित निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि लोग इससे लाभ है या उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जनमत किसके पक्ष में है, जनमत किसके पक्ष में है या विपक्ष में है। तो इस तरह से हम केस अध्ययन भी करते हैं। विभिन्न जो समाज में केस घटित होते हैं, राज्य में केस घटित होते हैं, उन विभिन्न केस का स्टडी करते हैं। केस का स्टडी करके हम एक निश्चित निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से सर्वेक्षण, सांख्यिकी, साक्षात्कार, पर्यवेक्षण के द्वारा हम एक अनुभव लेते हैं, और अनुभव लेकर हम इसको क्या करते हैं, अनुभव लेकर हम निश्चित निष्कर्ष बना देते हैं, निश्चित नियम बना देते हैं, एक सामान्यीकरण कर देते हैं कि यह चीज या यह वस्तु अमुक परिपेक्ष में सबसे ज्यादा प्रासंगिक रहेगी। यानी कि हम इस प्रकार से प्रशासन कर सकते हैं तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस तरह से यह व्यवहारवादी उपागम के जो विद्वान हैं, यह लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में देखना चाहते हैं। लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में देखना चाहते हैं, या इसको एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना चाहते हैं। जो आखिरी है वह है मूल्य निरपेक्षता। व्यवहारवादी अपने अध्ययन में मूल्य निरपेक्ष होते हैं। यह मूल्य क्या है, जैसे कि हमारे विचार हैं, हमारे संवेदनाएं हैं, हमारे मनोभाव हैं, आवेग हैं, ये सब हमारे क्या है, मूल्य हैं। अध्ययन करते समय व्यवहारवादियों का कहना है कि हमें अपने अध्ययन करते समय मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, मूल्यों का समावेश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो घटनाएं जैसी घटित होती हैं उसी घटनाओं के घटित होने के आधार पे हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने से उसमें कुछ अपने विचार नहीं डालने चाहिए। हमें जो दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है, उसी परिपेक्ष में अध्ययन करना चाहिए, और उसी से निश्चित निष्कर्ष और परिणाम प्राप्त किए जाने चाहिए। इसमें तथ्यों को महत्व दिया जाता है, मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें तथ्य को महत्व दिया जाता है। तथ्य क्या है, हमारे आंख के सामने जो घटित होने वाली घटनाएं हैं वही तथ्य हैं। हमारे आंखों के सामने जो भी दिखाई देता है वह तथ्य है। आंखों के जो पीछे है वह क्या है, मूल्य है। तो हमें मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। मूल्य निरपेक्ष का मतलब कि अपने विचारों को उसमें समावेश नहीं किया जाना चाहिए। हम जिस प्रकार से अध्ययन करते हैं, जिस विषय का अध्ययन करते हैं, जो हमें उसमें निश्चित निष्कर्ष और परिणाम प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर हमें विश्लेषण कर देना चाहिए, विश्लेषण करके सामान्यीकरण कर देना चाहिए। हर्बर्ट साइमन ने अपने अध्ययन में उन्होंने विभिन्न विषयों पर अध्ययन किया, जैसे कि नौकरशाही पर अध्ययन किया, मानवीय संबंधों पर अध्ययन किया, अभिप्रेरणा, कार्य संतुष्टि और निर्णय प्रक्रिया के क्षेत्र में इस पद्धति के द्वारा ही अध्ययन अधिक से अधिक मात्रा में उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने अपना अध्ययन हर्बर्ट साइमन ने इसी व्यवहारवादी पद्धति के द्वारा किया। तो इस तरह से व्यवहारवादी पद्धति जो है वह मूल्य निरपेक्षता पर बल देती है, वैज्ञानिकता पर बल देती है, तथ्यों पर बल देती है। इस पद्धति के अंतर्गत हम बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके ही निश्चित निष्कर्ष और परिणाम प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह से व्यवहारवादी पद्धति व्यक्ति के व्यवहारों पर अध्ययन केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? व्यक्ति के व्यवहारों पर केंद्रित है। व्यक्ति की विभिन्न परिपेक्ष में, विभिन्न परिस्थितियों में किस किस प्रकार का व्यवहार करता है, और उसके व्यवहार से कौन कौन सी संस्थाएं प्रभावित होती हैं, वह संस्थाओं को कितना अधिक उत्तम बना सकता है।
इन सब का अध्ययन हमें व्यवहारवादी उपागम के द्वारा किया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में 1940 के पश्चात व्यवहारवादी उपागम जो था वह जो रानी शास्त्र के क्षेत्र में जोर शोर से इस पद्धति के द्वारा अध्ययन होने लगा, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था और 1944-45 में जाकर समाप्त हुआ। तो जो रानी शास्त्री थे इनको एक झटका लगा। इनको क्या लगा? झटका लगा कि हमारे इस अध्ययन की क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है कि अनेक प्रकार की समस्याओं से हमें सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अमेरिका में गृह युद्ध की आशंका, वियतनाम का संकट, परमाणु संकट, विश्व युद्ध है, सामाजिक विषमता, इन विभिन्न समस्याओं से उनको गुजरना पड़ रहा था। और परंपरावादी विद्वान जो थे वह केवल बड़े बड़े लाइब्रेरी में बैठकर वह अपने विचार देते रहते थे संस्थाओं पर और राज्य का अध्ययन करते रहते थे, यानी कि मूल्यात्मक अध्ययन उनका हो गया था। उनको व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक क्रांति होती है, एक बौद्धिक क्रांति होती है, जिसको कि हम व्यवहारवादी क्रांति या इसको व्यवहारवादी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन के जो प्रणेता होते हैं वह डेविड ईस्टन होते हैं। व्यवहारवादी आंदोलन के प्रणेता कौन होते हैं? डेविड ईस्टन होते हैं। डेविड ईस्टन ने रानी शास्त्र के क्षेत्र में व्यवहारवादी पद्धतियों को जोर शोर से अपनाना शुरू किया और राजनीति विज्ञान के साथ साथ या अन्य विज्ञानों में भी इसका प्रयोग होने लगा। और 1970 तक आते आते यह व्यवहारवादी पद्धति की भी आलोचना होने लगी। उसके स्थान पर उत्तर व्यवहारवादी आई। तो इस तरह से 1970 में जब उत्तर व्यवहारवादी पद्धति आती है, उसके पश्चात हम केवल उत्तर व्यवहारवादी पद्धति और व्यवहारवादी पद्धति दोनों को अपनाकर अपने विषय को सुसंगत और ठोस बना सकते हैं। इन पद्धतियों का प्रयोग करके हम निश्चित नियम और निष्कर्ष पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवहारवादी उपागम में भी कुछ कमियां हैं, इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे पहली कमी क्या है कि मूल्य निरपेक्षता है। इसमें पहली कमी क्या है? मूल्य निरपेक्षता है। जबकि जो समाज विज्ञान है, जितने भी समाज विज्ञान हैं वह मूल्य सापेक्ष है। समाज विज्ञान जो है वह मूल्य सापेक्ष है। हम मूल्यों को तटस्थ रखकर हम केवल अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है, लोक प्रशासन है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है। जितने भी ये जो सोशल साइंस हैं यह क्या है? मनुष्यों से संबंधित है। हम अगर मनुष्यों को हटा दें तो हम अपने विषय का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही इसका केंद्र बिंदु होता है। हर समाज विज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। तो हम जब अध्ययन करते हैं तो हम मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, हमें मूल्य सापेक्ष होना ही पड़ेगा। जैसे कि मूल्य निरपेक्ष का मतलब है इसमें केवल तथ्यों को महत्व दिया जाता था, लेकिन मूल्य सापेक्षता में क्या है? इसमें मनुष्य क्या है? एक भावनात्मक प्राणी है, भावना प्रधान है। उसके अंदर संवेदनाएं भी होती हैं, उसके अंदर विचार भी होते हैं। सभी व्यक्तियों के भावनाएं, संवेदना और विचार भिन्न भिन्न होते हैं। हम सभी लोगों के इस मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करके ही एक निश्चित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें हम तथ्यों के साथ साथ हम मूल्यों को भी समाहित कर सकते हैं। और बिना मूल्यों के समाहित किए हम कोई निश्चित नियम और निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है, वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसलिए मनुष्य के बारे में हम कोई ठोस निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है। हो सकता है कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्यवहार से समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वही व्यक्ति क्या हो जाता है? देश का नेता हो जाता है। तो इस तरह से मनुष्यों के बारे में हम कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। उसके व्यवहारों का अध्ययन हमें उसके व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए, उसके परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, उसके व्यवहारों के द्वारा किन किन संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन करना चाहिए। तो यह परिवर्तनशील विषय है। मनुष्यों का व्यवहार जो है परिवर्तनशील होता है। हम केवल मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करके निश्चित नियम और निष्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह जो व्यवहारवादी विद्वान हैं यह इस विषय को व्यापक बना देते हैं।
इस विषय को व्यापक बना देते हैं। विषय को क्या बना देते हैं? व्यापक बना देते हैं। और जब व्यापक बना देते हैं तो हमें अध्ययन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विषय को यह चूंकि अंतर अनुशासन पर बल देते हैं, यह लोक प्रशासन के अंतर अनुशासन पर बल देते हैं कि लोक प्रशासन का अध्ययन करते समय हमें राजनीति का भी सहारा लेना चाहिए, नीति शास्त्र का भी सहारा लेना चाहिए, अर्थशास्त्र का, समाज, जितने भी समाज विज्ञान है सभी समाज विज्ञानों को हमें साथ साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन इससे हमारा विषय जो होता है वह काफी व्यापक हो जाता है, और जब बहुत बड़ा बहुत विशाल विषय हो जाता है तो हम कोई निश्चित नियम और निष्कर्ष नहीं प्राप्त सकते, निश्चित नियम, निष्कर्ष या परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यवहारवादी पद्धति में भी कुछ कमियां हैं, परंतु कमियां होने के बावजूद भी यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई है। व्यवहारवादी पद्धति सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई है, सबसे ज्यादा अमेरिका में हुई है। अमेरिका में विभिन्न विद्वान जो हैं वह इसी पद्धति का प्रयोग किए हैं, अपने अध्ययन में इसी पद्धति का प्रयोग किए हैं, क्योंकि जो अधिकांश सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं होती हैं, जो प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याएं होती हैं, वह देश के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक दशाओं का परिणाम होती है। यानी कि हमारे देश में जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां होती हैं, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, उसी तरह से हमारे प्रशासनिक समस्याएं पैदा होती हैं। यानी कि आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं देश के इन्हीं आंतरिक समस्याओं की देन होता है। अतः सभी समस्याओं के समाधान के लिए यह पद्धति अधिक उपयोगी है। सभी समस्याओं के समाधान के लिए यह पद्धति क्या है? अत्यधिक उपयोगी है यह पद्धति। तो इस तरह से व्यवहारवादी उपागम वर्तमान परिदृश्य में भी इसको लागू किया जा सकता है। हम पर व्यवहारवादी उपागम का प्रयोग करके लोक प्रशासन को एक उन्नत विषय बना सकते हैं, प्रासंगिक बना सकते हैं, निश्चित नियम और निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा पद्धति होगी आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत, जो दूसरी पद्धति है वह व्यवस्थावादी उपागम है। व्यवस्थावादी उपागम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।